Recording. हेलो सर। हेलो मैम। आज क्या बात है, कोई जल्दी नहीं है आज? सब लोग गरबा खेल रहे हैं क्या? वीकेंड का मजा ले रहे हैं?
सर क्या नाम रखा आपने, प्रदीप सर? प्रदीप सर। We haven't decided yet. So, डिसाइडेड। sure. On 6th, there is a puja, then we will finalize the name. ओके। Right now, we are shortlisting, and if you anybody have a suggestion, please share. The letter अक्षर क्या निकाला है सर? E अक्षर क्या निकाला है? E. ई। Yeah. तो उसी अक्षर से आप लोग रखते हैं कि नेक्स्ट नेम रखते हैं ऐसे? मतलब। उसी अक्षर से रखेंगे निकाला है। अच्छा अच्छा। इप्सिता। वो तो सबने बताया है, इशिता, इशिका, ईशा। ई से बहुत कम नाम होते हैं, लाइक मतलब इंडियन में। हाँ, सर आई है कि बहुत ई है? हिंदी ई है। वाला ई है, इंग्लिश वाला ई है? ईश्वर वाला ई। ई ई फॉर एलिफेंट। अच्छा। सही है। बहुत बहुत वो होता है हम लोग ने। मेरी बेटी तो दिवाली वाले दिन हुई थी, तो हम लोग ने तो पहले ही नाम गिन्नी रख दिया था घर का। अच्छा। हाँ। ऐसे ऐसे घर का तो अभी कुछ भी बुला लेते हैं। मम्मी अलग बुलाती अरे है, हम अलग बुलाते ये हैं। ये मत करना, नहीं तो वो कुछ भी पड़ जाता है, जब तक नाम फाइनलाइज नहीं होता ना वो उल्टा सीधा पड़ जाता है। सही होता है। फिर हम लोग ने बाद में वही लेटर एंड ऑल, फिर ए आया तो दूसरा नाम रखा। सही है। तो हाउ आर क्या योर नाम स्लीपलेस रखा मैम नाइट आपने? गोइंग? सर मैं अरिका रखा, अरिका। अरिका। हाँ, गॉडेस हम्म। ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सर ई से मेरे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आया था ना, वो था इति। इति। ईदी। ईदी ईदी। ईदी। इति। ती। ई की। ती। त वाला त। तारा वाला। अच्छा, इति इति। हाँ हाँ, इति। इति। तारा वाला त। इति। बट हाँ, बट बहुत लोग इति नहीं रखते हैं, इति मीन्स एंड। पता नहीं, मेरे दिमाग में आया, मुझे मतलब नहीं पता। हाँ, नहीं नहीं वो आप है देख मतलब। लीजिएगा। मीनिंग। मीनिंग नहीं मुझे मालूम। हम लोग एक नामकरण समारोह रखेंगे, ठीक है। ओपन ओपन फॉर सजेशंस। हाँ, ओपन फॉर सजेशंस, पोल कर लेंगे ग्रुप में। सर हाँ, इला भी रख सकते हो, इला। इला। इला, इला। हाँ। ये इला। तो काफी आया था। ईला भी ट्रेंडिंग में है थोड़ा। इला मूवी भी तो आई एनी। थी। सर फिर थोड़े इंग्लिश नाम हो जाते हैं ना हाँ। उनसे। इला बहुत कम है नाम। हाँ, इला नहीं सुना है मैंने। इला भी है, ईना भी है। हम्म। बहुत टफ लेटर है। हाँ। सही है। तो आपकी वाइफ वर्किंग है? नहीं, अभी तो नहीं। अभी वो प्रिपरेशन कर रही है अपने गवर्नमेंट एग्जाम के। सही है। बट रिजल्ट तो आ गया सर। अरे बहुत मुश्किल। इसके बाद पढ़ाई तो बहुत मुश्किल ही है। मतलब बट लोग करते हैं। पीपल डू एंड डू क्लियर है। चलिए, तेरा ही डाउट भी कंटिन्यू कोई करते आएगा? हैं। एक काम करेंगे, आपने जो हम्म। लिखा है वो इवेलुएट करेंगे, और प्रदीप सर, गंगा सर, सर जो हम्म। हमने ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था, मैं वो हाँ हाँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके क्लेम्स लिखने थे सब। बस क्लेम्स लिखने हैं ना? हाँ, सिर्फ क्लेम्स। ओके ओके, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है सर। ये पेपर में दिया था मैंने, बट किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया था। ओके। सो आई थॉट कि सभी लोग लिख लेते हैं, क्योंकि सर क्या पेपर। होता है कि जो फाइनल पेपर आएगा ना, उसमें डोमेन वाइज ना चॉइस आती है। हाँ। एक आता है केमिकल साइड, न्यूट्री फार्मा साइड, और हम्म। एक आता है कंस्ट्रक्शन या फिर फिजिकल प्रैक्टिकल मैकेनिकल साइड। तो ये इसलिए आता है क्योंकि जो फार्मा के होंगे ना,
वो नहीं कर पाते हैं मैकेनिकल वाला, और जो मैकेनिकल वाले होते हैं वो फार्मा वाला नहीं कर पाते। हम्म। तो ऐसे में चॉइस आती है। तो किसी ने भी, मुझे लगता नहीं शायद बैच में इस बार कोई फार्मा वाला है, कुछ 2-3 लोगों को छोड़ के। वो भी मैक्सिमम मैंने देखा है, क्योंकि प्रोडक्ट का जो क्लेम होता है ना सर, फिर वो इजी रहता है फिर भी लिखना। फार्मा का थोड़ा सा जो है हैक्टिक पड़ता है लिखना, तो जनरली अवॉइड करते हैं लोग लिखना इसको। बट चॉइस आती है एग्जाम में, और अब तो 4-4 5-5 चॉइस आने लगी हैं। ओके। तो बट फिर भी हमें एक बार एक बेसिक तरीके से पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, कि इन केस नहीं आई चॉइस तो हम्म। कैसे लिखना है उसको, तो बेसिक पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये फार्मा बेस्ड है। और सारिका मैम आ गए हैं। सारिका मैम, जय हिंद। सारिका मैम फार्मा बैकग्राउंड से हैं, तो वो हमें और ज्यादा से अच्छे गाइड कर पाएंगे कि फार्मा का क्लेम कैसे लिखना है। नहीं सर, मैं कहाँ फार्मा, मैम फार्मा से नहीं है आप? डिप्लोमा इन फार्मेसी में अनिल फार्मा से है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अनिल सर फार्मा से है। अच्छा, आप नहीं हो? नहीं सर। सर नहीं, अच्छा। केमिकल कंपोजिशन भी सिमिलर से ही होते हैं सर, हम लोग तो करते हैं कभी कभी कंपोजिशन हाँ वाले के। होते हैं मैम, होते सिमिलर होते हैं। उसमें क्या होता है कि रूल्स में मैंने एक लाइन पढ़ाई थी, याद है? न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। हाँ, वो एकदम स्पेसिफिक बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चीज आ जाता है, हाँ। तो तो वो थोड़ा कभी सा कभार different क्या होता है कि जो केमिकल कंपोजिशन में जो पार्ट्स होते हैं ना, है। जो केमिकल्स कंबाइन कर रहे हैं, उसकी भी जी एक जी जी। रेंज होती है। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, ओके ओके। इनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। तो ये ग्रुप से उठाया जाता है कोई भी केमिकल। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको लाइन पढ़ाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पढ़िएगा मैम। साक्षी मैम ये रीड कीजिएगा। The present invention comprises a mixture prepared at a pH of about 7 or above without use of a cross-linking agent of a galactomannan and a polysaccharide, preferably pectin, selected from the group consisting of pectin, derivatives of pectin, and mixtures therefore. मिक्सचर ऑफ देरो, है ना? तो अब उसने पैक्टाइन तो बोल दिया, बट पैक्टिन एक पर्टिकुलर नहीं है, ये पूरा ग्रुप होता है जी 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 जिसमें पैक्टिन, उसके डेरिवेटिव्स और उसके मिक्सचर सब आ जाएंगे। तो जी। कोई भी केमिकल कंपोनेंट की जब बात आती है ना, तो उसका पूरा अपना एक ग्रुप होता है। हम्म। तो वो रेंज डिसाइड करता है बेसिकली क्लेम की, एक तरह से यहाँ पर। ओके। सारिका मैम अगर थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा मेरे को यहाँ पे, और बाकी जो फार्मा बैकग्राउंड से हो, जो अगर मैं कुछ गलत बोलूँ यहाँ पर, तो ऐसे में ना नीचे डिफाइन की गई है पूरी की पूरी रेंज, जो कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन में रेशियोज। लिखा है। हाँ, ये अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिखने आएंगे तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। हम्म, और जहां पर भी आप चाहें तो जो डिपेंडेंट क्लेम लिखेंगे उसमें आपको हेल्प कर सकता है हम्म, ना? तो इसीलिए फार्मा में ना लिखने के लिए बहुत कुछ होता है। हम्म, अगर आप थोड़ा सा फार्मा को समझ जाए ना, तो बहुत कुछ होता है फार्मा के लिखने के लिए। तो आपके पास प्रोसेस, प्रोडक्ट सब मिल जाएगा बीच में से। ये इजी था सर, मतलब मुझे हम्म। ऐसा लगा कंपैरेटिवली डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा है, एंड में मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग लिखा है, मतलब सारी लिखा चीजें है इसमें। मैम। वो एक्चुअली क्या होता है, मैकेनिकल वाले जो होते हैं ना, वो केमिकल के नाम देख के डर जाते हैं, वो हाँ। कोशिश ही नहीं करते कि अपन इसको ट्राई मारें। बट और मुश्किल बायो होता नहीं बायो है। का भी नाम सुन के डर जाते हाँ सर, मैं तो खुद मैथ वाला हूँ। बायो के नाम से मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है बायो। हैं। पुष्पेंद्र सर, आपका डोमेन बायो है ना? नहीं नहीं सर, मैं बायोटेक? ऑटोमोबाइल से। अरे ऑटोमोबाइल। कोई है नहीं क्या यहाँ पे फार्मा वाला, कोई बायो वाला? कोई बात नहीं, जो हाथ खड़े करेगा उसको उपहार मिलेगा। अनिल सर को बुलाऊं मैं? हाँ, अगर मैम सर आ सकते हैं तो प्लीज बुलाइए। हाँ, एक मिनट। सर क्यों नहीं आ रहे आजकल ऑफिस? मैम सर का थोड़ा सा टाइमिंग को लेके
थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि वो उनका वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। बाकी सर हाँ बताएंगे। सर, डायरेक्टली आ पेटेंट गए। फील्ड में ही है सर? हाँ जी। पेटेंट फील्ड में ही है? नहीं नहीं नहीं, फार्मा। अनिल सर, वेलकम सर। बोलो सर। सॉरी सर, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा सर आपके अब तो हेल्प की जरूरत 100% टैरिफ लग गया है फार्मा पे। हाँ है सर। दो क्वेश्चन थे सभी लोगों के। एक तो अनिल सर क्यों नहीं आ रहे हैं, दूसरा थोड़ा आपकी हेल्प चाहिए थी सर फार्मा के क्लेम्स को ड्राफ्ट करने में। ओके जी। तो पहले किसका आंसर करेंगे सर? सर, क्लेम के लिए मेरे को थोड़ा टाइम दे दो। मैंने लास्ट टाइम की एक नोट्स बनाई थी, वो थोड़ा देख के आता हूँ। ऐसे बात करूंगा तो मेरे को भी नहीं समझ में आएगा और आपको भी कंफ्यूजन रहेगा। जी जी क्लेम के जी लिए जी। मेरे को 1-2 दिन दे दो। हाँ हाँ हाँ, तो सर चलेगा। नेक्स्ट वीक दूसरा करते कौन सा? हैं बाकी। हाँ, जी। दूसरा कौन सा क्वेश्चन था? दूसरा ये था सर कि अनिल सर क्यों नहीं आ रहे हैं। है ना, तो इतने बड़े बड़े मैंने ये, लोग हैं। अरे नहीं रजत सर, सर है। ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा सर कि सर का शायद थोड़ा टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रहा था, हाँ, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए वर्किंग आवर भी है रिक्वेस्ट। और वो ये भी चलता है ना, ऑडिट वगैरह, तो काफी बिजी रहता हुआ आपको थोड़ा। एंड तीसरा एक और क्वेश्चन है सर, हाँ, आप बोलो ना। किस डोमेन में प्रोफेशनली ऑक्यूपाइड हैं अभी? मेरा तो पेटेंट से सर डायरेक्टली कनेक्शन कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा एनालिटिकल डेवलपमेंट एंड इसमें है। अभी तो लास्ट ईयर से मैं एक्सट्रैक्टेबल एंड लीचेबल देख रहा हूँ। जो फार्मा हम्म में है, उसको मालूम पड़ेगा थोड़ा। जो कंटेनर वगैरह आते हैं ना, ग्लास के या हम्म। प्लास्टिक के, वहां से हम्म क्या एक्सट्रैक्ट होके हमारे प्रोडक्ट में आ सकता है, प्रेडिक्टेबल करना, वो काम अभी हम लोग का। लीक लीचिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग। यस यस। हम्म। सर ओके। मेरे लिए तो बायो और फार्मा तो काला भैंस बराबर है मेरे लिए, अगर सरल शब्दों में समझा जाए। आप नहीं सर, अभी क्या है और पहले कैसा रिसर्च था? में हो। यस यस। पहले कैसा था सर, फार्मा प्रोडक्ट तो सही होना चाहिए, तो उसके लिए टेस्टिंग रहते थे। अभी इन लोगों ने क्या किया, फार्मा प्रोडक्ट तो अभी टेस्ट कर रहे हैं सब लोग, बट हम्म। कंटेनर है, प्लास्टिक कंटेनर, ग्लास कंटेनर, वहां से जो इम्प्योरिटी आती है ना, वो डायरेक्टली कार्सिनोजेनिक इम्प्योरिटी रहती है। या लेबल लगाते हैं, उसकी इंक जो यूज करते हैं, वो सर्टन लेवल के ऊपर गई ना, तो डायरेक्ट हम्म कैंसर वगैरह हो जाता है, और ऐसे केसेस मिले हैं। तो अभी लास्ट 2 साल से वो लोग पूरे सभी फार्मा में जितने भी है, उसको ये कंपलसरी कर रहे हैं। तो ये हम्म डोमेन ही थोड़ा नया है सबके लिए, फार्मा के लिए भी, मतलब है हम्म पूरा ना। बट अभी इस पे रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं कि आपको हम्म टेस्टिंग तो करना ही है, साइड बाय साइड हम्म इसका भी टेस्टिंग करके देना है, और इसकी इम्प्योरिटी बहुत माइन्यूट लेवल पे आती है। माइक्रो पीपीएम पीपीबी लेवल पे आती है, और वहां पे जाके वो टेस्ट हम्म। करना पड़ता है, और वो सर टेस्ट ये नया करेंगे। डोमेन पता चला, ये भी एक टाइप ऑफ जॉनर है। हम ये फार्मा में ही नया आ रहा है, मतलब उनकी हम्म। गाइडलाइन अभी आई है लास्ट मंथ में। अभी वो इफेक्टिव होते हम्म। 7 मंथ जाएंगे। हम्म। ये तो रिएक्ट भी कर जाते होंगे जरा सा भी बाहर, हाँ, बहुत उसके एयर एंड टॉक्स, ऑल। बाद में टॉक्स स्टडी हम्म। भी करना पड़ता है उसका, फ्यूचर में मतलब बढ़ गया है तो क्या। अदरवाइज हम्म। कंटेनर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। अच्छा। हम्म। इसमें से प्रोडक्ट भी मार्केट में है तो निकाल देते हैं, इन केस कभी मिला ऐसा तो। अरे बड़ा मुश्किल है शायद ये सब, है ना, चलाना बिजनेस। और इसमें ये टेरिफ लेके आ रहे हैं 100%। अभी क्या करेंगे? मार डालेंगे सर, इंडस्ट्री को पूरा खत्म करने में लगेंगे। बट इसमें उनकी मैं देख रहे उनकी थे, एक रिव्यू रिक्वायरमेंट मैंने क्या है देखा। सर मालूम है क्या? आप यूएस आओ, यूएस आने के लिए 100 करोड़, $100 दे दो, और यूएस में ही मैन्युफैक्चरिंग करो और यूएस में ही बेचो। ये क्या बात है? बट मैंने इस पे रिसर्च देखी थी, तो उसमें यह था कि इंडियन मार्केट ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जेनरिक ड्रग्स में काम करते हैं। हाँ, वो है। इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम उन्हीं की हो गई है, हम्म। रिसर्च इंडिया में कम है, हम्म। प्रमोटेड हम लोग नहीं है ना। रिसर्च रिसर्च में ज्यादा वो नहीं सर, करते हैं। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? रिसर्च के लिए कोई पैसा डालना ही नहीं चाहता। मतलब वो वो क्या है? जो एनवायरनमेंट है ना अपना, जो पॉलिसीज है वो फेवरेबल नहीं है रिसर्च को लेकर। हम्म, सही बात है।
फेवरेबल नहीं है, माइंडसेट भी नहीं है लोगों का कि रिसर्च में डाला जो बना हुआ है बस उसी को बनाई जाओ और बेचे जाओ। सर तो मेरे साथ वाले लोग हैं, मतलब जो इस कंपनी में थे, उनके खुद के पेटेंट थे, मतलब मास्टर्स जो करे हुए थे उनके खुद के पेटेंट थे, मतलब एज एन इन्वेंटर थे, बट उन्होंने उसमें कितना रिसर्च करके डाला था, वो रिसर्च पेपर से ही उठा उठा के उसमें एग्जांपल्स डाल दिए थे। केमिकल में तो आपको एक्सपेरिमेंट शो करना पड़ता है ना, उसमें भी उन लोग ने खुद लिखा नहीं था, खुद ही बता रहे थे ऐसे, वो टाइम पास रिसर्च होती है। मास्टर्स में भी इवन आईआईटीज के रिसर्च रिसर्च वाले थे, ये ऐसे ही उन्होंने दो चार रिसर्च पेपर्स उठा उठा के एग्जाम्पल्स वगैरह वो करके डाल दिए। हम्म, हाँ ऐसे ही है, चलता ही है। और स्कूल स्टूडेंट लेवल पे तो कौन ही करवाएगा। हाँ नहीं, ये मास्टर्स में होता है ना आपका कि रिसर्च पेपर आया हुआ है, तो उनका भी कॉलेजेस का भी तो सर अपना पेटेंट डिवीजन होता है ना अपना, तो वो लोग सारा काम सब कुछ रिसर्च रिसर्च वो लोग करके देते हैं, बस ये लोग बस थोड़ा बहुत अपना टॉपिक हाँ, वॉपिक को ये सब करते हैं बस। चलिए यहाँ पर आते हैं। थैंक यू अनिल सर, हम वेट करेंगे थोड़ा आपके कम बैक का विद फॉर यस यस। फार्मा क्लेम्स। बट तब तक जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं सर वो लिखते हैं, है ना। बाकी जो आप इम्प्रूवमेंट बताएंगे वो हम जरूर फॉलो करेंगे उसमें। चलिए, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 9, साक्षी मैम आपने तो लिखा है जो जी जी। प्रदीप सर, गंगा सर एंड पुष्पेंद्र सर, मैं कहना चाहूँगा सर इसको आप जरूर लिखिए। बट देखिए मैम हमने को जो मैं मैम को फार्मा, ये चीज बोल के परेशान कर रहा था कि इस पे नंबर क्यों नहीं डाला हुआ है। अब पता चला कि वो प्रोसेस वो प्रोडक्ट वाले में होता है, प्रोसेस वाले में ऐसा नहीं होता है। कौन सा नंबर सर। वन इंडिपेंडेंट टू क्लेम में। अच्छा मैम वो, अच्छा मैम, अच्छा साक्षी मैम ने जो लिखा है, हाँ। हाँ। हाँ मैंने मैंने खुद भी नहीं देखा सर अभी, वो उसमें नंबर नहीं है। अच्छा, हाँ उसमें नंबर कहाँ से आएगा सर। नहीं सर, इसमें नंबर वगैरह नहीं आते, बट जितना लेबल क्लेम मतलब सर कितना वॉइस, एमजी। सर वॉइस चली गई आप। अभी आ रही है? हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है सर। हाँ सर, इसमें ना फार्मा में ऐसा वो मैकेनिकल जैसा नंबर नहीं आता, बट इसमें जो हम्म, एमजी या लेबल क्लेम यूज किया जाता है ना, वो आ जाता है इसमें। मतलब फॉर्मुलेशन है हाँ, समझ लो, तो हम्म, कितना एमजी मेन ड्रग डाला है, कितना एमजी दूसरा ड्रग एक्सिपेंट डाले हैं, या हम्म, प्रोसेस है तो प्रोसेस में कौन से प्रोसेस में कितना कितना एमजी डाला है, वो आप इंडिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते हो। जैसे अगर इसमें रेशोज, वेट परसेंटेज रेशोज भी दिया आती होता है तो सर। लिख देते हैं। रेशियो भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली कितना एमजी डाला है या परसेंटेज में डाला है वो भी लिख सकते हो। ओके। दिया है तो रेशो दिया है तो रेशो डाल सकते हो, कोई प्रोडक्ट में एमजी में दिया है या एमएल में दिया रहता है कि 100 ml डालना है, लाइक दैट यू कैन ये कर सकते हो उसमें। ओके मतलब नंबरिंग वहां पे काम आएगा वो। ओके ओके, मतलब वो जो उनकी क्वांटिटी है वो वहाँ पे हम यस यस। मेंशन कर सकते हैं, क्वांटिटी कैसे भी लिखी हो सकती है, परसेंटेज की बेस सर पे हो बहुत सारे सकती फार्मा है, में रेशो तो में। प्रोसेस रहते हैं ना, वो क्वांटिटी पे ही डिपेंडेंट रहता है कि समझ लो मेरे को 100 ml डालना है, तो मैंने हम्म फर्स्ट स्टेप में 10 ml डाला, दो तीन स्टेप के बाद 10 ml डाला, बाद में हम्म, फिफ्थ स्टेप में 20 ml डाला, उस पे पेटेंट रहता है अच्छा, कि वो डालने से मेरा यील्ड बढ़ जाता है या प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। डालना तो 100 ml ही है, बट कब कितना डाला उससे उस मेरे पे। प्रोसेस की यील्ड क्या अफेक्ट हो रही है। यस यस, उसके वजह से यील्ड बढ़ जाती है, या साइड इफेक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट कम हो जाता है, या स्टेबिलिटी हम्म बढ़ जाती है, जो भी है बेनिफिट मिल जाता है उसका। तो उस पे भी मतलब। टाइट्रेशन जैसे प्रोसेस में। यस यस। हम्म। साक्षी मैम आपकी क्या है डोमेन। सर मैं तो केमिकल इंजीनियर हूँ। हाँ तो फिर चुप क्यों बैठे थे इतनी देर से। सर केमिकल इंजीनियर मैंने करे हैं ये फार्मा, क्योंकि मेरी पुरानी कंपनी में कुछ भी केपीओ थी तो कुछ भी उठा के दे देते थे वो लोग। मैकेनिकल भी करा है, फार्मा भी करा है, ऑयल एंड तो गैस भी आप करा है। समझते हो ना ये लेकिन। हाँ केमिकल ये वाले सब समझ सकते हैं। केमिकल वाले एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं सर, बाकी ओके, बाकी इंजीनियर्स की तुलना में मैं मानता हूँ ऐसा। सर आपकी वाइफ की क्वालिफिकेशन क्या है। वो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है सर।
वो तो चलता। सबसे सबसे लो बेचारे, एकदम से मतलब बेचारे वो तो एकदम। सर बेचारे नहीं होते हैं, वो वही आईएएस बनते हैं बाद में। ये सर, ये सर। कोई बेचारा नहीं है सर आजकल। आर्ट्स वही लेता है जो कल को आईएएस की तैयारी करने वाला है। चलो इसको हाँ, वही लिखते हैं। रहते हैं। और 15 मिनट में इसको हम सबमिट करेंगे सभी लोग। और फिर इसको इवेलुएट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन था, ग्रुप में आया था, ओनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप का। कल भी मैंने बोला था बट कल टाइम कम बचा था, तो उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। तो 15 मिनट में इसको सब लोग सबमिट करिए। इवेल्युएशन में अभी नहीं करूंगा, पहले हम वो डिस्कशन करेंगे फिर हम इवेल्युएशन पे आएंगे। ठीक है मैम। ग्रुप में ये क्वेश्चन पेपर डला है, क्वेश्चन नंबर भी है 9। तो अभी हुआ है 10:25, बाय 10:40 सबमिट ग्रुप में हो करें, और फिर हम उसके बाद उस क्वेश्चन पे आएंगे। क्या सभी लोग म्यूट कर लिए? चलो। साक्षी मैम, आपने जो भेजा ना मुझे, उसकी आप जी सर। पीडीएफ दे दीजिए बना के। सर मेरे फोन में स्पेस नहीं है वो कन्वर्ट करने की। चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। एम और फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन। मैम ये जो टाइटल है ना, देखो हालांकि टाइटल में वैसे अभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, जी सर। लेकिन ये ओरल फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन, ये बहुत वाइड टाइटल नहीं हो गया? ओरल फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन, वाइडनेस आप समझ पा रहे हैं? मतलब जी टाइटल की जो ब्रॉडनेस है, मतलब कितना मतलब बड़ा। हम लोग उसमें डिजीज वाला भी पार्ट डाले क्या? मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ते हैं। देखिए पहले लाइन अगर हम पढ़ें, दिस इन्वेंशन रिलेट्स टू अ composition and oral pharmaceutical dosage form for selective delivery of drugs to the colon, इसको डालना चाहिए अपने को। ठीक है सर। pharmaceutical composition and oral pharmaceutical dosage form for selective delivery of drugs to the colon, pharmaceutical dosage form फॉर सिलेक्टिव डिलीवरी ऑफ ड्रग्स टू द कॉलन, यहाँ तक बनना चाहिए जहां तक मुझे समझ में आता है। ये पूरा बनना चाहिए टाइटल। या फिर ओरल फार्मा ओरल फार्मास्यूटिकल डोसेज। हाँ ये, क्योंकि जब हम यहाँ पे कॉलन की बात करेंगे ना, तो एटलीस्ट एक डोमेन सिलेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज ओरल फार्मास्यूटिकल बहुत वाइड हो गया, उसका कोई मतलब लिमिटेशन ही नहीं बचा। हम्म। वो तो पूरी जेनरिक मतलब पूरी फार्मा को कवर कर लेगा। हम्म। ओरल सब फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, हाँ। है ना? आप समझ पा रहे हैं? तो वो जी। ना, ये ऐसे जो टाइटल होगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल देखिए, अगर आप तो करते हैं तो हम्म, कंट्रोलर इसको अमेंड करवा देंगे टाइटल को। ठीक है सर। उसको स्पेसिफिक रखेंगे। थोड़ा सा एटलीस्ट उसकी डोमेन हम्म। तो समझ में आए, हम्म। है ना? कंप्राइजिंग एन इफेक्टिव अमाउंट ऑफ अ ड्रग, डायग्नोस्टिक रिएजेंट एंड सर वो नीचे पॉलीसैकेराइड। दिया है NSAID करके, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, उसके लिए ये दिया है कौन सा सर? यहाँ पे। एग्जाम्पल, अच्छा ये। Similarly, colonic drug delivery is useful for administering drugs. Example, NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, which are irritants to the mucosa of the upper gastrointestinal tract. तो ये ये क्या सर, ये इसका गले इन के शॉर्ट बता देता हूँ। नर। ये पेन किलर रहते हैं ना, हाँ हाँ जो एक्चुअली दो रहते हैं पेन किलर, एक स्टीरॉयड लेके भी आप पेन कम कर सकते हो और एक नॉन हाँ। स्टीरॉयड लेके। तो हम्म स्टीरॉयड तो अलाउड नहीं है, तो हम्म दूसरा ऑप्शन अपने पास बचता है नॉन स्टीरॉयड। तो ये ड्रग हम्म रहते हैं, और वो उनका प्रॉब्लम क्या रहता है सर, आप हम्म लेंगे ना तो उतना ही पेट में वो खराब करेंगे, कॉलोनी जो मतलब पेट के अंदर का जो लेयर है ना, हम्म वो अपने को प्रोटेक्ट करता है बॉडी को हम्म। खाने से, बट वो क्या हम्म, करते हैं उसको डैमेज कर देते हो, तो उसके वजह से अल्सर या एसिडिटी बढ़ जाती है। अच्छा। तो और इसका ऑब्जर्शन रहता है इंटेस्टाइन में, ज्यादा ऑब्जर्शन रहता है। तो ये लेंगे तो पेट में ना
स्टमक और इसको डैमेज करते करते वो इसमें जाएंगे इंटेस्टाइन तक। तो इसको हम्म, ऐसा ड्रग बनाना है वो डायरेक्टली वहां पे ही जाके तब तक वो कोटेड रहे। अच्छा, कोटेड रहे मतलब कोटिंग है, तब। हाँ। कोटिंग या कुछ भी प्रोटेक्शन रहे, मतलब उनका और बॉडी का कुछ कनेक्शन नहीं होगा, और होगा भी तो कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे। जब भी वो हम्म इंटेस्टाइन में जाएंगे हम्म। तब भी वो तो इसका इम्पैक्ट मतलब सर इसमें ऐसा होता होगा कि जो कोटिंग है वो बेसिक मिक्सचर में एसिड। जाके डिसॉल्व हो जाए, एसिड यस स्ट्रक्चर यस में हाँ ना हो। हाँ, एसिड को रेजिस्टेंस करती है और बेसिक में वो डिजोल्व बेसिक हो को जाती है। डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि हाँ पेट में एसिडिक मिक्सचर है, इंटेस्टाइन में बेसिक मिक्सचर है। हाँ हम्म। Recently, it is believed that colonic drug delivery system maintains the efficacy. ओके, तो यहाँ पे नाम रख सकते हैं सर ये हाँ, NSAIDs का। NSAID लिख सकते हैं। ओके, मतलब हाँ, लिख वो बात समझ गया। मतलब ये है कि मेरा मेन पॉइंट था कि एटलीस्ट एक टाइटल कुछ तो रिलेटेड हो आपकी इन्वेंशन से जो आप यहाँ पे बता रहे हैं। मेरा बस ये पॉइंट था। ये काफी स्पेसिफिक नहीं हो जाएगा अनिल सर? सर NSAID के मोर देन 100 ड्रग है नहीं स्पेसिफिक होता है, अच्छा। बहुत रहते हैं ड्रग इसमें भी। नहीं, मैं एक्चुअली इसलिए सोच रहा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पर्सन बिगनर है हाँ तो। सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मालूम पड़ रहा है तो यू जस्ट ओरल ड्रग लिख सकते हो। हाँ, वो भी सर ठीक है। मैंने ये इसलिए लिखा था क्योंकि हम्म। मैंने ना कंपोजिशन क्लेम बनाया था। ओके। तो हमने डोसेज वाला नहीं लिखा था, हमने कंपोजिशन बनाया था, इसलिए मेरे को और कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं आएगा मैम, देखिए हम्म। ऐसा सच ना कोई भी एग्जाम में ना कोई भी आपको टेक्निकल ग्राउंड्स पे एनालिसिस नहीं करेगा। वो हम्म। ये देखेंगे कि आपका स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, जैसे आपने एन लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिमिट जो है वो होनी चाहिए, वो मेजर है। बाकी आप लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं है सच। मतलब मैं आपको सही बताऊं, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करा था, मैंने ऊपर का आधा पढ़ के मैंने स्टार्ट कर दिया था लिखना। ऐसे ही करना क्योंकि वो होगा मैम, ऐसा ही 15 करना मिनट्स में, पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही मुझे करना दिखा कि पड़ेगा। कंपोजिशन है तो मैंने वो लिख दिया, फिर मैंने एंड में देखा कि इसे मेथड वाला भी हम लोग लिख सकते हैं। मैम अगर आप फार्मा वाले में कंफर्टेबल हो ना, अगर आप इतना उसके साथ कंफर्टेबली लिख सकते, तो फार्मा वाले को अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ उसमें वो ना, इजी भी रहते हैं सर, लिखने के लिए इजी रहते हैं। और हाँ हाँ उसमें सर अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैं ड्राफ्टिंग नहीं करती हूँ ना, मैंने देखे हैं पेटेंट पर ड्राफ्ट करने में। अब इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो सकता है ये वाला लिख दूँ। उसके अभी प्रैक्टिस नहीं थी सर इसमें, मैं ड्राफ्टिंग नहीं करती ना सर, हाँ। चलेगा, चलेगा। बाकी इसमें ना आपको बेनिफिट पता है क्या होगा? एक तो आपके पास कंटेंट बहुत होगा लिखने के लिए। दूसरा, हम्म। फार्मा वाले को ना कोई पढ़ता नहीं है इतनी जल्दी, बीच में जाने की कोशिश भी नहीं करेगा फार्मा वाला। ये बेनिफिट है। हम्म, और इसमें आप प्रोडक्ट प्रोसेस दोनों बना सकते हैं। ठीक है। हम्म। बाकी तो स्ट्रक्चर तो मैम आपका सही है, फार्मा पर कंपनी क्लेम इन क्लेम वन डॉट। स्ट्रक्चर तो आपका बिल्कुल सही है, कैरेक्टर्स इन दैट लिखना ही है। करेक्टराइज इज दैट होता है कि इन दैट होता है? कैरेक्टराइज्ड इन दैट ओके। पॉलीसैकेराइड मिक्सचर या मिक्सचर प्रोसेस कलेक्टोमी। स्ट्रक्चर तो मैम सही है, पेपर टू में स्ट्रक्चर है सारा कुछ, और कुछ नहीं। हम्म।
सर मैंने लिख के भेजा है सर। जी सो सर विजिबल है स्क्रीन पर? यस सर है। सिलेक्टेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स टू द कमेंट। हाँ ठीक है। A mixture, a galactoman, a polysaccharide, a peptide. गंगा सर यस सर। कैरेक्टराइज्ड इन दैट जरूर लिखिए। सर वो डिपेंडेंट में ही सर लिखना होता है। इंडिपेंडेंट में लिखना होता है सर। मैंने सर डिपेंडेंट में कर दिया उसको। जैसे अ, अभी ग्रुप में देखिएगा सर, साक्षी मैम ने जो भेजा है ना, यस सर। इंडिपेंडेंट का जो बॉडी पार्ट होते हैं, इसके जस्ट बाद रनिंग हैंड में कैरेक्टराइज्ड इन दैट हमको यहाँ पे लिखना होता है। ओके सर। हाँ यस सर मैंने देखा सर। अच्छा, आपने ये डिपेंडेंट में लास्ट में लिखा है। एंड सर यस सर ये वो सेमी कॉलन नहीं आएगा यहाँ पे, फुल स्टॉप आएगा। उस फुल स्टॉप आ गया। यस सर मैं गलती कोई बात नहीं है, गलती से हुआ, आपको पता ही है सर। से। आपकी राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम अभी नहीं है सर, पहले से बेटर है सर, बहुत बेटर है। आपने प्रैक्टिस किया क्या सर लिखने का? नहीं सर अभी तो नहीं किया सर। नहीं, लेकिन सर सर आप पहले मेरे को जो, ना ये केस स्टडी वगैरह दे दीजिए 8-10, तो मैं डेली एक एक करता रहूंगा सर। अब मैं डालते हैं सर ग्रुप में थोड़ा सा, ये एग्जाम हो जाएगा ना इस बार का, यस सर। अब इसके बाद से ये सब प्रैक्टिस अब बढ़ जाएगी, क्योंकि सिलेबस लगभग सर सेक्शन वाइज अपन कंप्लीशन स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अभी इस संडे को हम करने वाले हैं जन विश्वास बिल। ओके सर। इसमें से भी सर क्वेश्चन आते हैं? सर आ चुका है पहले, पढ़ना तो है ही है कहाँ? सर। 24 में आया था सर, 24 में आया था, 3 में आया था, देखना पड़ेगा, बट आ चुका है। जन विश्वास बिल से आया था क्वेश्चन, पूरा जन विश्वास बिल ही पूछ लिया था सर, क्या है पेटेंट का। बस यहाँ पे आ जाएगा नेम, साइन ऑफ एप्लीकेंट, डेट, हो गया सर। ओके सर। बस जाना नहीं है सर अभी, है ना? नहीं सर अभी यही है। अभी मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। यस सर। पीडीएफ में सर इसीलिए मंगाता हूँ कि वो बाद में इवेलुएट करके ना शेयर करना इजी रहता है, इमेजेस वो डिस्कस नहीं हो, वो नहीं हो पाती, शेयर नहीं हो पाती, रिव्यूड। प्रदीप सर, यस सर। सर आपकी राइटिंग यूजुअली ऐसी है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा अच्छा लिखते हो? अभी थोड़ा प्रैक्टिस होने लग गया है। नहीं, आपकी राइटिंग से ना सर एक चीज है, बहुत अपीलिंग है, क्लैरिटी, मतलब नीट है आपकी राइटिंग। नहीं, वो थोड़ा मैं स्पेसिंग देके लिखने लगा हूँ, वरना इतना रेगुलरली मैं लिखता नहीं हूँ। आप मेरे पहले वाले आंसर शीट देखेंगे ना, मैं बहुत कंजेस्टेड लिखता हूँ। तो मतलब मेरा मतलब 12-15 लाइन्स में 150 वर्ड हो जा रहा है। तो मैं स्पेसिंग देने लगा हूँ, लाइक स्पेस कवर हम्म, करने के लिए। अगर आप ये कर रहे हैं ना सर, अभी जो आपकी राइटिंग आ रही है ना, बहुत नीट लगती है एकदम। मतलब इसमें ना आप बस कटिंग मत कीजिएगा सर, कोई भी यहाँ वो पर ना गलती गलती हो भी निकालना ही जाती है नहीं तो चाहेगा। कटिंग करता भी नहीं हूँ, अगर हो गया ना तो आगे चलो, हाँ छोड़ देते ऐसे ही। हाँ, बस वही रखिएगा। उसमें ना आपकी लिखी में ये जैसे लिखा है, कोई भी ना गलती निकालना ही नहीं चाहेगा, इस तरह की नीटनेस है सर आपकी राइटिंग में, अपीलिंग है एकदम से। मतलब अगर आप देखेंगे ना, तो देख के लगता है यार ये साफ सुथरा ही रहना चाहिए बस।
तो वो बेनिफिट देगा सर, आपको बहुत बेनिफिट देगा वो चीज। फुल स्टॉप सर, ये ना सेमीकोलन यहाँ डाउट मुझे कॉमा आएगा या कॉमा सेमीकोलन। आएगा सर यहाँ पे। कॉमा आएगा उसको। हम्म। मैं कर लेता हूँ मार्क। और यहाँ पे आ गया नेम हम्म। एंड साइन। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये नेम साइन एब्स्ट्रैक्ट के नीचे लिखना है क्लेम के नीचे। क्लेम के नीचे सर। सर करेक्टराइज्ड इन दैट के बाद कॉमा आएगा कि सेमीकोलन? मैम कुछ भी मत लिखिए, ना कॉलम ना सेमीकोलन। तो फिर उसके बाद वाला नेक्स्ट लाइन से लिखना है कि नहीं लिखना है? हाँ बस लिखिए ना। ये आप कह रहे हैं ना यहाँ पर डालना है क्या? जी जी जी। कुछ मत कीजिए, बस यहाँ से इसका एज इट इज लिख के वेर इन लिखना, रनिंग हैंड में लिखना चालू कीजिए बस। कैरेक्टराइज्ड इन दैट के बाद वेर इन आएगा। हाँ, वेर इन से भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर है नहीं मैम कैरेक्टराइज इन दैट में। जो नहीं उसके इन्वेंटरी बाद स्टेप आपको वेर दिख रहा है ना, आप इन लिख सर दो। कंपलसरी वाला चीज है कि नहीं है मतलब? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है सर। कोई मतलब वो पर्टिकुलर है नहीं उसके लिए कुछ भी। ओके। नहीं सर, बढ़िया है प्रदीप सर। मुझे आपकी राइटिंग जो है ना एकदम बहुत अपीलिंग है, मतलब लगता है कि ये साफ रहना चाहिए। कोई भी ना इसमें डेयरिंग नहीं करेगा काटने का। आपको नहीं सर, बेनिफिट वो अभी देगा सर ठीक ये लग रहा चीज। है। जब पूरा ड्राफ्टिंग आएगा ना 30 मार्क्स का, उसमें हम्म। लास्ट में जाते जाते सब खराब हो जाता वो है। उसी के लिए प्रैक्टिस करना है सर। तो सर आप हाँ। ऐसा ही करा करिए, जैसे मैंने 2 बार से ऐसे ही करा कि मैंने डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट छोड़ दिया मैंने, पहले वो जो एक पेज था, क्योंकि उसमें बस कॉपी पेस्ट ही करना होता है और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है क्लेम्स में। तो मैंने क्लेम्स पहले लिख दिए और वो डिस्क्रिप्शन एंड में लिखा। नहीं, पर मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से एंड करें तो बेटर रहता है। अगर मैं क्लेम पहले लिखने जाऊंगा ना तो मुझे रीड करना पड़ेगा। रीड करने में मैं एटलीस्ट 3 से 4 मिनट वेस्ट करूंगा। अगर मैं लिखते टाइम ही 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ तो मैं पढ़ भी लूंगा और लिख भी दूंगा। मेरे को ऐसा हम्म। लगता है कि लिख देना चाहिए एक बार में, फिर मुझे रीड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लिखते लिखते ही मैं रीड कर दूंगा फिर उसे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन टाइम में। हाँ हाँ। और रजत सर ऐड करेंगे अच्छा, कि क्या बेस्ट रहेगा। आई थिंक ये पर्सनल कुछ- चॉइस है, मुझे ऐसा फील हाँ हुआ। हाँ, ये कुछ चीजें सर देखिए हाँ। पर्सनल है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं क्या करता था। एक तो पहली बात कि मैं पेपर पीछे से शुरू करता था। मैंने पेपर जो अटेम्प्ट किया वो पीछे से शुरू किया। और बीइंग मैकेनिकल बैकग्राउंड तो अपन तो वही अटेम्प्ट करते थे, मैकेनिकल वाला है। और ये बात भी है सर कि अगर आप पढ़ते पढ़ते पूरा ड्राफ्टिंग लिख देते हो ना पहले, तो हम्म। ड्राफ्टिंग पढ़ते पढ़ते ना बीच में वो पॉइंट्स आप मार्क कर लेते हो ड्राफ्टिंग डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ यहाँ से क्लेम्स बनेंगे। तो वो क्लेम बनाते वक्त ना आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है। वो पर्सनल चॉइस भी है सर, कुछ लोग ऐसे कंफर्टेबल है कुछ वैसे। बस आपको हाँ ये ध्यान मतलब, रखना है कि टाइमिंग मेरा नहीं जाना चाहिए ज्यादा उसमें। हाँ वो तो है, क्योंकि कुछ कभी कभार उसको लिखने में फिर क्लेम में टाइम कम रह जाता है। अगर 50 मिनट्स का स्टॉप वॉच लेके चलें उसमें दिक्कत होता हाँ। है फिर। हम्म। अगर उस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता। चलो 50 की जगह 60 भी लग गए ना तो ये रहता है सेटिस्फेक्शन कि 30 मार्क्स का है। आगे देखेंगे आगे क्या होगा। आगे सर अभी क्या होगा, मैं इस बार तो नहीं है, इस बार हम एफईआर का रिप्लाई पेपर में आएगा। हाँ हाँ। अभी क्या होगा, जैसे क्या होता है कि अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है ना सर, देखिए एक चीज समझिएगा। कोई क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, उसको पढ़ने में, एनालिसिस करने में, स्ट्रक्चराइज करने में, माइंड में, दोनों क्वेश्चन को बराबर टाइम मिलेगा, लगेगा आपको।
यस। जितना समय आपको सोचने में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पे लगने वाला है, उतना ही समय आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पे भी लगेगा। तो जो आपकी प्रोसेसिंग के लिए जो टाइमिंग है ना, वो हर क्वेश्चन में लगभग बराबर होता है। तो होगा क्या कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है ना, टाइम वेस्ट ज्यादा होने वाला है, जो कि अब यस। हो रहा है। मतलब अभी नहीं, मतलब अब जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं फाइनल में, अभी हमने जो प्रैक्टिस किया है ड्राफ्टिंग में, एक 20 मार्क्स एक 30 मार्क्स, बट अब क्या हो रहा है, 30 मार्क्स तो आ ही रहे हैं, बट एक आता है एफईआर का रिप्लाई 10 मार्क्स, और एक आता है प्रोविजनल जिसमें सिर्फ क्लेम लिखने हैं 10 मार्क्स। अब ये दोनों ही लगभग बराबर टाइम खाती हैं। अभी क्या था, बीस ओके। मार्क्स में आपको, अगर आपके पास 20 मार्क्स के लिए चलिए 25 मिनट है लिखने के लिए, या आपने 25 मिनट सोचे, तो उसमें 5 मिनट आप सोचेंगे और 20 मिनट में लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अभी भी आपके पास 25 मिनट है, लेकिन आप सोचने में आपका 10 मिनट जाने वाला है, क्योंकि दोनों जगह आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। हम्म। आप समझ रहे हैं मेरी स्ट्रेटेजी में जो यस, समझ जो गया मैं सर। क्लियर करना चाहूँ। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, वो आपको प्रैक्टिस से बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा, और कहाँ से टाइम बचाना है वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा जब आप फुल फ्लेज पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। अभी इस बार हम एफआईआर का रिप्लाई लिखेंगे, तो उसमें वो हम्म। आपको समझ में आएगी चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि ओके। प्रोसेसिंग टाइम डबल होने वाला है सर अब आपका। साक्षी मैम कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बात से? गंगा सर, 20 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है तो पढ़ने में तो एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है। अब एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, उसको सोचने में एक ही बार टाइम लगाना है, तो टाइम बच रहा है आपका वहां पे। तो हाँ, और 20 मार्क्स वाले में भी टाइम बचता ही है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, बिना पढ़े उसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक बस एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तब तक पता लग जाता है कि क्लेम ड्राफ्टिंग में ये क्लेम लिखने हैं। ये लिखना है। लेकिन अब वो केवल 10 मार्क्स का ही आएगा अगर क्लेम्स, और दस हाँ। मार्क्स का फीआर तो फिर। हाँ, क्योंकि पेपर तो 100 मार्क्स का ही है ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। हम्म। तो वो क्या हो रहा है कि एफआईआर का 10 मार्क्स, और प्रोविजनल वाला जो था उसमें से 10 मार्क्स निकाल के, उसमें से एब्स्ट्रैक्ट हट गया और सिर्फ क्लेम लिखने के लिए आता है। तो वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट अब सीखना है, मतलब कि कैसे हमको टाइम बचाते हुए चलना है। इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि टाइम बाउंड होकर लिखिए, क्योंकि आपकी हैबिट बनेगी वो बार बार फास्ट प्रोसेस करने की। ये वो बहुत जरूरी है अब। हाँ सर, वो तो है, क्वेश्चन कोई सा भी हो, चाहे कल जो अपने एफईआर वाला दिया था, चाहे ये वाला क्वेश्चन है, अगर कुछ हम्म। लिखना है उससे पहले एटलीस्ट 3 से 4 मिनट मिनिमम जाते हैं रीड करने में। रीड करने टाइम में, मिलता है सोचने फिर, में। हाँ, 10 से 11 मिनट ही मिलते हैं लिखने के लिए। हम्म। अगर टाइम बाउंड होके उसे लिखें तो 10 मिनट्स ही है मेरे पास लिखने के लिए। 4 से 5 मिनट मुझे पढ़ने के लिए है। और उसमें भी अगर वो पैराग्राफ ट्रिकी वाला आ गया तो हो सकता है 1-2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए। हाँ, अभी ट्रिकी वाला जो है नेक्स्ट टाइम से हम करेंगे। जो ओके। शॉर्ट फॉर्म में जो हम लिखते हैं ना, ड्राफ्टिंग आती है, हम्म। नेक्स्ट टाइम से हम उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन था ऑनरशिप और प्रोप्राइटरशिप को लेके, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चल, स्क्रीन मेरी विजिबल है? हाँ सर। जी। अच्छा, इसको लेके ना एक सेक्शन भी है अपना, जो काफी टाइम तक मैं उसको अंडरस्टैंड करने में लगा रहा। एक ग्रांटी हैव सेम राइट्स एज प्रोप्राइटर। याद है ये सेक्शन किसी को? हाँ, ये पेटेंट में था, 80 के बाद ही था ये। सेक्शन 70। ओके, 70। दिखा भी देता हूँ। 17,
देखिए, अच्छा किसी को ये प्रॉब्लम है क्या कि ये सर ये पेज कहाँ से पे मिलता है, कैसे मिलता है, इसको अपन कहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं? तो मैं बता भी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे ipindia.gov.in। पहले इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं 100 तक, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ गया, अरे मेन्यू हटा दिया क्या? अच्छा ये आ गया। अब ये पेटेंट में जाएंगे, ई सिटीजन एक्ट्स, पेटेंट ई सिटीजन एक्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ से मुझे ये HTML पेज मिल जाएगा। अब ये HTML पेज पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ये पेज खुल रहा है। अब मैं यहाँ से आया सेक्शन 70, देखिए, पावर ऑफ रजिस्टर्ड ग्रांटी और प्रोप्राइटर टू डील विद पेटेंट। देखिए, इस सेक्शन को ना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? प्रदीप सर, आप पढ़ेंगे? हाँ, like subject to the provisions contained in this act relating to co-ownership of patents and सर अब subject यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे बताइएगा, को रिलेटिंग टू को ओनरशिप ऑफ पेटेंट, ये इस वर्ड से आपको सेक्शन कौन सा याद आ रहा है सर माइंड में? co-ownership like rights of सेक्शन co-patentee 50 section है। 40 हाँ 50। 50। सेक्शन बहुत 50 है बढ़िया सर। गंगा सर, बहुत बढ़िया गंगा सर, 50 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब, है ना। अब इसको पढ़िए सर आगे। subject also to any rights vested in any other person of with notice is entered in the register। अब इस लाइन को डिकोड कीजिए सर, ये क्या कह रहा है? सब्जेक्ट ऑल्सो टू एनी राइट्स vested in any other person of which notice is entered in the register। क्या मतलब हुआ इसका? अगर रजिस्टर में लाइक मूविंग फॉरवर्ड फ्यूचर में अगर किसी ने किसी और पर्सन का नेम नेम ऐड कराया है बाय वो असाइनमेंट और लाइसेंस काइंड ऑफ थिंग, हाँ, बहुत बढ़िया। आगे, द पर्सन और द पर्सन्स रजिस्टर्ड एज अ ग्रांटी और प्रोप्राइटर ऑफ द पेटेंट शैल हैव द ग्रांटी। पावर। अब यहां से एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे सब। द पर्सन और पर्सन्स रजिस्टर्ड एज ग्रांटी और प्रोप्राइटर ऑफ अ पेटेंट shall have power to assign, grant ग्रांट लाइसेंस licenses under, or otherwise deal with the patent, and to give effectual receipts for any consideration for any such assignment, license or dealing। पढ़िए सर यहाँ से। provided that any equities in respect of the patents may be enforced in like manner as in respect of any other movable property। हम्म, अब यहाँ पर तो मूवेबल प्रॉपर्टीज आ गया सर, जो हमारे एसेट्स होते हैं ना, अदर एसेट्स जो होते हैं मूवेबल एसेट्स, उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर हम तो नहीं जाएंगे, बट अब यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं ना, ग्रांटी और प्रोप्राइटर हैव अ सेम राइट्स, जो हम जनरली सेक्शन को याद रखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सर, अब आपको याद होगा, साक्षी मैम आप भी आंसर कीजिएगा, सभी लोग आंसर कीजिएगा, गंगा सर, सारिका मैम, प्रदीप सर, पुष्पेंद्र सर, ग्रांटी कौन था? के नाम पे पेटेंट ग्रांट हुआ था सर। हाँ, जिसको पेटेंट की ग्रांट मिली थी। इसमें किसी को डाउट है सर कि सर किसको ग्रांट मिली तो उसको ग्रांटी क्यों बोला, पेटेंटी क्यों नहीं? सर इसी को पेटेंट भी बोलते हैं ना सर। हाँ, बोल सकते हैं, बट अलग भी होता है। ग्रांटी पेटेंटी भी हो सकता है, बट अलग भी होता है। जब तक अलग किसी हम क्या होगा हमारे सर? राइट ट्रांसफर नहीं कर जाते तब तक ग्रांटी पेटेंट रहेगा। हाँ, सारिका मैम रिपीट कीजिए, थोड़ा वॉइस नहीं आया जब क्लियर आपका। तक ग्रांटी ने पेटेंट राइट्स किसी को ट्रांसफर नहीं किए तब तक वो ग्रांटी और पेटेंट ही दोनों रहेगा। हाँ, ये क्लियर हुआ सभी को? जी तो सर। सर उस केस में तो सर असाइन ही हो जाएगा ना वो।
जिसपे साइन हुआ। एग्जैक्टली बट वो असाइनी पेटेंटी बन जाएगा सर। अब अगर हाँ जिस किसी पेटेंटी ने अपना पूरा पेटेंट ही किसी पर्सन को या किसी कंपनी को असाइन कर दिया, पूरा पेटेंट, हाँ ये सब फिर वो बन जाएगा पेटेंटी जैसे। फिर वो म्यूचुअल पेटेंटी लाइसेंस बन। में होता है ना। सारिका मैम क्या वॉइस ब्रेक हो गया आपका? एक्सक्लूसिव लाइसेंस में हाँ होता गारंटी है। निकल जाता है ना। हो भी सक मैम, एक्सक्लूसिव लाइसेंसी में हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि जब हम एक्सक्लूसिव लाइसेंस इशू करते हैं ना तो वी डिसाइड इट्स टेरिटरी। सारिका मैम, ओके। हाँ सर। जब हम एक्सक्लूसिव लाइसेंस देते हैं ना हाँ तो हम उसकी टेरिटरी डिसाइड कर सकते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए मैं किसी पर्सन को राजस्थान के लिए एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे रहा हूं, तो मैं पूरा पेटेंट या अपने पूरे राइट्स उसको असाइन नहीं कर रहा हूं ना। हाँ एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही हो सकता है बट हो सकता कंपलसरी है। नहीं है। अब हो कंपल्सरी गया, मान लीजिए कि मैंने पूरा पेटेंट पूरे इंडिया के लिए उसको दे दिया, हो गया एक्सक्लूसिव लाइसेंस। बट जब हम असाइन करते हैं ना पूरा पेटेंट, हाँ। देखिए बीइंग अ लीगल इंटेलेक्चुअल आप ज्यादा गाइड कर सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं यहाँ पर, तो मुझे भी गाइड कीजिएगा कि अगर असाइनमेंट जो है ना वो सुपीरियर लाइसेंस है एक्सक्लूसिव लाइसेंस से, हाँ सुपीरियर है एक तरह से। क्योंकि जब हम असाइन की बात कर रहे हैं ना तो हम पूरा पेटेंट पूरे टेरिटरी के लिए ही असाइन कर दे रहे हैं किसी को, मतलब हम अपने पूरा पेटेंट पूरे राइट्स ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसी और पर्सन को। तो वहां पर पेटेंट ही चेंज हो जा रहा है, मतलब ऑनरशिप ही चेंज हो जा रही है पेटेंट की। क्या मैं सही कह रहा हूँ सारिका मैम? हाँ सर, जैसे कि हम फॉर्म नंबर 16 भर के फाइल करके थे, टाइटल और इंटरेस्ट। हाँ, तो हमने अपना पूरा पेटेंट पूरे इंडियन टेरिटरी के लिए किसी और को असाइन कर दिया। अब मान लीजिए मेरा पेटेंट था, मेरे को ग्रांट हुआ, उस टाइम पर जब ग्रांट हुआ मैं ही ग्रांटी हूं, मैं ही पेटेंटी हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने बाद में बोला सारिका मैम आप मेरा पेटेंट खरीद लो, मैं आपको पूरा असाइन कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इसको कमर्शलाइज कर सकूं। आपके पास कैपेबिलिटी है, आप मेरा पूरा पेटेंट ले लो, आप मुझे या तो एक लमसम अमाउंट दे दो या रॉयल्टी दे दो, वट एवर द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। अब आप इस पेटेंट के पेटेंटी अब सारिका मैम है। अब पूरा प्रॉपर्टी की ऑनरशिप उनके पास चली गई। अब देखिए प्रोपराइटर जो है ना, एक्चुअली में प्रोपराइटरशिप जो है ना ये कंपनी एक्ट से ज्यादा आता है। प्रोपराइटर का बेसिक मीनिंग अगर हम समझे ऑनरशिप से ही है। हाँ, जिसके पास ओनरशिप रहेगी वो रहेगा वो proprietor। प्रोपराइटर है। अब हाँ यहाँ पे प्रोपराइटर की अगर हम बात करें ना तो ये पेटेंटी है एक तरह से। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेटेंटी यानी कि सारिका मैम की हम बात कर रहे हैं। अब सारिका मैम के पास वो सारे राइट्स हैं कि वो अब आप चाहे तो उस पेटेंट को किसी और को असाइन करें, अपने अब पेटेंट के अंडर में लाइसेंस इशू करें। अब जब वो लाइसेंस इशू करेंगे तो देखिए ये जो पॉइंट है ना, अदरवाइज टू डील विद पेटेंट एंड टू गिव इफेक्चुअल रिसिप्ट फॉर एनी कंसिडरेशन। अब जो एज अ पेटेंटी ऑनरशिप सारिका मैम के पास है, अगर वो असाइनमेंट दे रही हैं या लाइसेंस इशू कर रही हैं तो उसके लिए जो एग्रीमेंट पे साइन करेगा और जो रिसिप्ट देगा वो कौन देगा? वो प्रोपराइटर देगा, यानी कि सारिका मैम। अब ये रिसिप्ट का मतलब क्या है? ये बेसिकली मॉनेटरी रिसिप्ट हैं, पेमेंट रिसिप्ट जो होंगी। अगर मैम ने अपना पेटेंट किसी को असाइन किया तो वो कितने उनके साथ डीलिंग होगी, या लाइसेंस में जो मॉनेटरी बेनिफिट्स आएंगे उसकी रिसिप्ट्स, उस पे सिग्नेचर कौन करेगा और एग्रीमेंट पे साइन कौन करेगा? सारिका मैम करेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? शांति हो क्या बात?
साक्षी मैम, प्रदीप सर, सर गंगा एक आंसर बार सर। फिर क्लियर से हो? एक बार फिर से बोलिए सर। हाँ ये समझ में आ रहा है। प्रदीप सर एक बार सबके लिए रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जिसको पेटेंट ग्रांट होगा एक्चुअली, वो हमारा ग्रांटी रहेगा। तो मैं एंड इसको हटा देता हूँ सारे को, जैसे ओके, जैसे सर बोलेंगे मैं लिखता जाता हूँ। अच्छा, एक ओके, एग्जांपल ले लेते हैं सर। अब मेरा सारिका मैम का जो भी हमने एग्जांपल लिया, या आपका सारिका मैम का, ठीक है है। ना। मान लीजिए पेटेंट ग्रांट हुआ है, जब ग्रांट के टाइम पे ग्रांट हुआ, चलिए मान लीजिए प्रदीप सर को। अब प्रदीप सर आप क्या हुए? ग्रांटी, और और अभी पेटेंटी भी बोल सकते हैं। हाँ, अब क्या किया आपने? मैंने असाइनमेंट से ट्रांसफर कराई है, आपको ट्रांसफर कर दिया मैंने ये। चल, सारिका मैम का नाम लिख दिया मैंने। सारिका मैम को आपने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया। तो तो अब सारिका क्या मैम हुआ? है, वो पेटेंटी हो गए हैं अब सारिका मैम। हाँ, पेटेंटिंग हो गए। अब क्या हुआ? इस सेक्शन से सारिका मैम को क्या पावर्स मिल गई? पावर ऑफ ग्रांटी इज इक्वल टू द पावर ऑफ पेटेंटी। तो अब सारिका मैम क्या कर सकते हैं यहाँ से? अब वो पेटेंट का कोई भी असाइनमेंट, लाइसेंसिंग ग्रांट कर सकते हैं। और मूविंग फॉरवर्ड इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, रिसीट्स, मॉनिटरी वगैरह, वो उस पे हम्म साइन करके आगे वो एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। उनको गारंटी के साइन की नीड नहीं है, क्योंकि अब गारंटी की पावर उनके पास भी है सेम। हाँ, लाइसेंस दे सकते हैं, साइन दे सकते हैं, ट्रांसमिशन, वो जितने भी है ना आत्मा, हम्म, वो सब हो जाएगा यहाँ पे। हम्म। तो क्योंकि वो पेटेंटी है और ये प्रोप्राइटर ओनरशिप है उनके पास, अब उसकी प्रोप्राइटर है वो उसके। एक्चुअली ये प्रोप्राइटर वर्ड यूज पता क्यों हुआ है सर? ये प्रोप्राइटर वर्ड इसलिए यूज हुआ है, जब ये मान लीजिए किसी कंपनी का पेटेंट है, मान लीजिए, या किसी इंडिविजुअल का पेटेंट है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या मान लीजिए पर्सन की डेथ हो गई और उसकी प्रॉपर्टी जो है बाय द लॉ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को असाइन होने वाली है, तो वहां पर ये वर्ड का इफेक्ट आएगा सर मेजरली। क्योंकि इसका मेजर इफेक्ट आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी राइट से। जब उसको इस आईपीआर को, पेटेंट को एज अ प्रॉपर्टी देखेगा ना कोर्ट या लॉ, तब ये प्रोप्राइटरशिप का मेन वहां पे मेन आएगा। बट यहाँ पे हम प्रोप्राइटर को पेटेंटी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। साक्षी मैम क्लियर हुआ? जी सर। तो एक बार रिपीट कर जब दीजिए। जब ग्रांट जब जब ग्रांट के टाइम पे अगर इस केस में प्रदीप सर थे मेन, तो फिर वो ग्रांटी हुए, उस टाइम वो पेटेंटी भी हुए फिर। हेलो। कोई बात नहीं मैम, हम समझ हाँ गए। हाँ। आप उसके कर बाद जब लीजिए, हम लोग ने संभाल अपने लीजिए बच्ची को। अपने साइन अपने राइट से साइन करे अगर सारिका मैम को, तो वो हो गई हमारी पेटेंटी। तो अब उनके हम्म पास पावर होगी कि वो असाइन कर सकती हैं, लाइसेंसिंग कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है, मतलब ये सब काम कर सकती है वो। और उनको ही हम लोग प्रोप्राइटर बोलेंगे। एंड सारिका मैम, आप अब एक्सक्लूसिव लाइसेंस इशू कर सकते हो आगे, क्योंकि अब आप क्या हो गए, उसके ऑनर हो गए, प्रोप्राइटर। वो सोल प्रोप्राइटर अगर आपने सुना हो, या मल्टीपल प्रोप्राइटर्स किसी कंपनी के। अब और प्रोप्राइटर क्यों बोला गया है अब? क्योंकि वो जब प्रॉपर्टी के तौर पर उसको देखा जाएगा ना, तब मेन आएगा वहां पर प्रोप्राइटर का वर्ड का यूज। क्योंकि जब भी किसी प्रॉपर्टी या एसेट या कंपनी के प्रोप्राइटर ऑनर होता है, तो प्रोप्राइटर जो होता है ना, उसके पर्सनल एसेट्स जो होते हैं वो स्टेक पर लगते हैं। ये थोड़ा सा जो है कंपनीज एक्ट की तरफ जाएगा, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे कि ये प्रोप्राइटर क्यों यहाँ पे जो है वर्ड यूज हुआ है। सारिका मैम, सही कह रहा हूं मैं? हाँ सर, ओनरशिप से को रिलेट होते हैं। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है। बाकी इसको अगर आप पेटेंटी वर्ड से भी रिप्लेस करें फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो गलत नहीं होगा, आपका आंसर सही ही जाएगा। हाँ सर, पेटेंट ओनर ही होता है ना, ओनरशिप उसके पास ही होती है। हाँ,
आपके पास। चलो, तो ये क्वेश्चन आया था तो मुझे लगा इसको डिस्कस करना चाहिए, है ना। और सर एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, एक बार एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव पे। एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव पे। जैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है वो एक्सक्लूसिव रहता है। मैं ये सेक्शन अभी पढ़ रहा था, मेरा नहीं ना, पुराना चैप्टर। नॉन एक्सक्लूसिव रहता है कंपल्सरी लाइसेंस। नॉन एक्सक्लूसिव रहता है। और नॉन एक्स हम्म, हाँ, बट सर, नॉन एक्सक्लूसिव में एक को नहीं दे सकते हम, किसी को ज्यादा भी दे सकते हैं। एक्सक्लूसिव में एक को ही देते हैं हम। मतलब ये अगर बट हमने किसी सेक्शन, को कंपलसरी लाइसेंस दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास के राइट्स चले गए हैं। ओके, बट सेक्शन 82 में जब वो डिफाइंड डेफिनेशन कर रहा था कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए, तो उसने स्टेट करा था पेटेंटी इंक्लूड द कंपलसरी एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग ऑल्सो। ओके, समझ गया सर। देखिए, समझिए सर इस बात को। पहली बात तो एक्सक्लूसिव लाइसेंस क्या होता है और नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस क्या होता है। सर, एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको मैंने महाराष्ट्र का सेलिंग राइट्स दिए सर, मैंने आपको क्या दिए सर? सेलिंग। सेलिंग राइट्स दिए, एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया मैंने आपको। अब आप मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र में आपके अलावा कोई और सेलिंग कर पाएगा उस प्रोडक्ट की? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, और मैं भी नहीं कर पाऊंगा अगर मेरा पेटेंट है तो। हाँ, मान लीजिए मेरा पेटेंट है और आपको मैं लाइसेंस दे रहा हूँ, हम्म। तो मैं कर पाऊंगा क्या? नहीं, आप भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब एक्सक्लूसिव लाइसेंस की बात होती है, पेटेंटी भी एक्सक्लूड हो जाता है वहां से। ये क्लियर हुआ ना? हाँ, क्लियर। नॉन एक्सक्लूसिव से फिर आप मतलब समझ गए होगा कि मान लीजिए मैंने आपको अब महाराष्ट्र के सेलिंग राइट्स अगर दिए, तो पेटेंटी यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं है, वो इंक्लूड है। अब मैं भी वहां पर सेल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया है। ओके, अगर लाइक, बट अगर पेटेंटी जो है वो किसी और को भी इसमें एक और लाइसेंस ग्रांट कर सकता है हाँ, सेम बिल्कुल कर टेरिटरी सकता के है, लिए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है सर। अब यहाँ पर मल्टीपल लाइसेंस मैं इशू कर सकता हूँ। सेलिंग के लिए ही, मतलब एक। हाँ, ओके, मल्टीपल लाइसेंस फॉर सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ये भी एक अलग डोमेन है सर। आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया सेलिंग का, तो अब हाँ। मैं यहाँ पर सेलिंग के लाइसेंस नहीं दे सकता किसी और को, ओके। बट मैं आपकी टेरिटरी में एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे सकता हूं मैन्युफैक्चरिंग का किसी और को। समझ पाए सर? अंडरस्टूड। तो वो क्या करेगा, आपकी टेरिटरी में मैन्युफैक्चर करेगा, उसके अलावा और कोई मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, और आप सेल करोगे और आपके अलावा और कोई सेल नहीं करेगा। तो ओके। आपके राइट को प्रोटेक्ट किया मैंने। हम्म। अब जब मैं उस पर्सन को एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे रहा हूं, तो मैं भी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकता मेरा। क्लियर हुआ सर? हाँ सर, क्लियर हुआ। अब जब नॉन एक्सक्लूसिव की बात कर रहा, तो फिर तो किसी भी चीज का लाइसेंस जितना मर्जी दे दो, कोई नहीं हाँ। रोक सकता अब। और मैं खुद भी ओके। वहां पे वो बिजनेस कर सकता हूँ। ओके। बट अंडरस्टूड। एक्सक्लूसिव नॉन एक्सक्लूसिव का जो मेजर पॉइंट है ना, पेटेंटी से रिलेटेड है, कि पेटेंटी अब उस राइट्स के साथ उस टेरिटरी में काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर मैं एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे एज अ पेटेंटी के राइट्स भी चले गए। ओके।
बट उस टेरिटरी के लिए चले गए, पूरे इंडिया नहीं, होल ऑफ इंडिया के लिए नहीं गया है। ओके, जो अंडरस्टूड। जो टेरिटरी मैंने आपकी एक्सक्लूसिव लाइसेंस में डिफाइन कर दी, उसके लिए चली गई बस। क्लियर हुआ सर? जिस टेरिटरी के लिए अगर मैंने खाली मैन्युफैक्चरिंग दी है तो खाली मैन्युफैक्चरिंग के जाएंगे, सेलिंग के तो रहेंगे ना। लाइक जैसे। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात। अब जैसे मैंने आपको महाराष्ट्र में सेलिंग के राइट्स दिए, हम्म। तो मेरे महाराष्ट्र में सेलिंग के राइट्स चले गए, बट महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स अभी भी मेरे पास हैं। ओके। और महाराष्ट्र के बाहर मेरे पास सेलिंग राइट्स हैं अभी भी। मैं गुजरात हाँ। में सेल कर सकता हम्म हूँ, मध्य प्रदेश में सेल कर सकता हूँ। बट आपकी टेरिटरी में जो राइट्स मैंने आपको दे दिए, उससे हम्म। मैं बाहर हो गया। ओके। दैट इज वाई एक्सक्लूसिव लाइसेंस इज टेरिटोरियल ऑल्सो। ओके। इसको टेरिटोरियल राइट बोलते हैं, और इसकी टेरिटरी मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि प्रदीप सर मैं आपको इतनी ही टेरिटरी दे रहा हूं अभी। दैट इज वाई इन अ सिंगल पेटेंट मल्टीपल एक्सक्लूसिव लाइसेंस कैन बी इशूड। कैसे? अब मान लीजिए महाराष्ट्र की सेलिंग राइट्स मैंने एक्सक्लूसिवली आपको दे दिए, हम्म। गंगा सर को मैंने गुजरात के दे दिए सेलिंग राइट्स, हम्म। सारिका मैम को मैंने पूरा मध्य प्रदेश दे दिया, साक्षी मैम को मैंने पूरा राजस्थान दे दिया, है ना? तो एक ही राइट के डिफरेंट टेरिटरी में एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे सकता हूं, और एक ही टेरिटरी में मल्टीपल एक्सक्लूसिव लाइसेंस फॉर डिफरेंट राइट्स दे सकता हूं। क्लियर हुआ सर? तो क्लियर हुआ। कंफ्यूज तो नहीं हो गए मेरी नहीं लाइन से? नहीं, इसमें तो मुझे क्लियरिटी है। बट जब मैं 82 सेक्शन पढ़ रहा था उसमें स्टेट आऊंगा करा सर, था उस जो। पे भी आऊंगा मैं, अब उस पे भी आ रहा हूं। अभी ये क्लियर हुआ सर? हाँ, ये क्लियर है। ठीक है साक्षी मैम। सर सर एक्सक्लूसिव मतलब आपका स्पेसिफिक एरिया में आपके जो भी आप राइट्स दे रहे हैं, बट नॉन एक्सक्लूसिव है तो आप मतलब जैसे आपने बोला कि सेलिंग के राइट एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं, आपने सेलिंग के राइट किसी को दे रखे हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग के किसी को दे रखे हैं, तो तो सर वो मैम, नॉन एक्सक्लूसिव होगा। नहीं नहीं नहीं, नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब साक्षी मैम, मान हम्म। लीजिए मैंने आपको राजस्थान में सेलिंग राइट्स हम्म। दिए, जी। तो मैं आपके साथ साथ किसी और को भी दे सकता हूँ वो राइट अब, अच्छा अच्छा, ओके ओके। और मैं खुद भी वो काम कर सकता हूँ। हम्म। बट मेजरली हम जब भी एक्सक्लूसिव लाइसेंस या नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस का टर्म पढ़ते हैं ना, तो हम ये कंपेयर करते हैं कि पेटेंटी वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ओके। मेजर सबसे पहले हमें वो कंपैरिजन करना होता है। जब बट मैं राजस्थान में, जैसे हम कंपलसरी लाइसेंस की बात करते हैं, कंपलसरी लाइसेंस इज अ नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। तो नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस का जो मेजर मीनिंग है ना, वो ये है कि पेटेंटी के राइट्स अभी भी विद स्टैंड हैं, वैलिड हैं, वो उससे नहीं छीने गए हैं। मतलब कंपलसरी लाइसेंस अगर पूरी इंडिया के लिए उसको दिया गया है, मान लीजिए सेलिंग के लिए, सेलिंग क्या, वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेटेंटी को उस काम से रोका जा रहा है। वो अभी भी वो काम कर सकता है। और दूसरा मीनिंग आपने जो निकाला वो भी सही है मैम, कि मल्टीपल कंपलसरी लाइसेंस भी इशू कर सकते हैं, इसीलिए ये नॉन एक्सक्लूसिव है। बट सबसे पहले इसका कंपैरिजन पेटेंटी के राइट से होगा, कि अगर कंपलसरी लाइसेंस इशू हुआ है, तब इसका मतलब ये नहीं है कि पेटेंटी के राइट्स चले गए। ये क्लियर हुआ प्रदीप सर, साक्षी मैम? हाँ जी सर, ये सर। क्लियर है। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं प्रदीप सर। जो 82 में आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें ये लिखा है दैट पेटेंटी, इस तरह से लिखा हुआ है सर, इंक्लूड्स एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग, यही यस लिखा है सर। सर? हाँ सर, यही लिखा है।
और इसी तरह से लिखा है सर, इन्वर्टेड कॉमास में पेटेंटी को डाला है। हाँ अब इसका मतलब क्या है सर, ये समझिए। मान लीजिए हाँ, इसको ऐसे समझिए, डेट ऑफ ग्रांट। अच्छा मुझे ये बताइए, पेटेंट के ग्रांट होने के कितने साल के बाद कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये 3 साल के बाद। हाँ, 3 साल के लिए। प्रदीप सर आई कैन अंडरस्टैंड, अभी थोड़ा सा हाँ गैप है रिवीजन में, कोई बात नहीं। हाँ मान लीजिए डेट ऑफ ग्रांट है, आज की ले लेते हैं, आज क्या डेट है, 26 है क्या? हम्म 26। 26 ईयर सर। हाँ, तो मान लो आज डेट है 26 सितंबर, और आज ही मेरा पेटेंट ग्रांट हुआ, तो यहां से 3 साल के बाद मैं कंपलसरी लाइसेंस के लिए जा सकता हूँ, है ना। मान लीजिए पेटेंट है, पेटेंटी है यहाँ पर प्रदीप सर। अब 3 साल के बाद कंपलसरी लाइसेंस के लिए आए साक्षी मैम। ठीक है सर, ये क्लियर या हुआ। अब यहां पर हमने बात की थी कि यहां पर कौन अपोजिशन फाइल करेगा? पेटेंटी। पेटेंटी एंड ऑल अदर इन द रजिस्टर। हम्म अब एक बात बताएं सर, प्रदीप सर, जब साक्षी मैम आपके पास कंपलसरी लाइसेंस मांगने आए या कंट्रोलर के सामने गए, उससे पहले 3 साल आपके पेटेंट को हो चुके थे। यस। क्या इस दौरान आपने, हो सकता है कि कोई एक्सक्लूसिव लाइसेंस इशू कर दिया हो सकता है, यस। हो सकता है ना। या तो 84 से 94 के जितने भी सेक्शन हैं, जहां जहां पर वर्ड यूज होगा पेटेंटी, हम्म इस पेटेंटी का मतलब है आपने अपना जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया है वो इसमें इंक्लूड होगा। मतलब यहां पर जो काम पेटेंटी कर रहा है, पेटेंटी वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे वो एक्सक्लूसिव लाइसेंसी भी कर सकता है, आपका ओके, एक्सक्लूसिव लाइसेंस। अंडरस्टूड। गॉट इट सर। समझ गए, यस सर। ये है मतलब पेटेंटी इंक्लूड्स एक्सक्लूसिव लाइसेंस। और जरूरी नहीं है कि ये 3 साल के दौरान वाला ही है, हम्म बाद में भी अगर आप कोई एक्सक्लूसिव लाइसेंस देंगे ना, तो वो पेटेंटी के तौर पे ही एक्ट करेगा फॉर सेक्शन 84 टू 94। ओके मतलब जहां जहां पेटेंटी की बात कर रहा है, वहां पर एक्सक्लूसिव लाइसेंसी भी वो काम कर सकता है। ओके। गॉट इट सर। या साक्षी मैम, गंगा सर, सारिका मैम, जी यस सर। सर, यस सर। ये मतलब है सर उसका। इस पे बताएं, मुझे कोई और क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं, अब नहीं है। सर आई चलिए, एम ड्रॉपिंग ऑफ सर। ओके, मैम थैंक यू बस सर। कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, अच्छा। हो गया। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सर वाइंड अप करते हैं, और संडे को हम मिलेंगे विद जन विश्वास बिल। मैं ग्रुप में भी डालूंगा इसका अनाउंसमेंट अभी। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो वाइंड अप नहीं करते सर, अब वाइंड अप कर सकते हैं, अभी अब कोई क्वेश्चन। हैं। जी सर। चलिए, सारिका मैम इजाजत है, साक्षी मैम कोई क्वेश्चन, गंगा सर। सर एक बार ये थोड़ा सा सर क्लियरिफाई कर देंगे, एक्सक्लूसिव लाइसेंस फिर पेटेंटी जो आपने टिक किया है। ठीक है। सारिका मैम, साक्षी मैम आप चाहते हैं तो ड्रॉप कर दीजिए, मैं सर का आंसर दे देता हूँ तब तक। ओके सर, थैंक यू सर, बाय, गुड जी नाइट। मैम, कोई ड्रॉप करना चाहता है तो कर सकता है, मैं, हो गया सर। ओके जी ओके। गंगा सर समझिएगा, यस सर। आप पेटेंटी हैं सर, ठीक है यस सर। सर। आपका पेटेंट है, और आपके पेटेंट ग्रांट होने के कितने वर्ष के बाद मैं कंपलसरी लाइसेंस मांग सकता हूँ? वो तो सर 3 साल के बाद। 3 साल के बाद। अब वो जब कंपलसरी लाइसेंस मैं मांगने आया, उससे पहले आपने सारिका मैम को एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे रखा था, यस सर। और जब मैं 3 साल के बाद कंपलसरी लाइसेंस मांगने आया, तो एज अ पेटेंटी आपके पास कुछ राइट्स थे ना? हाँ सर। क्या राइट्स हैं सर आपके पास? वही म्यूजियो यूजियो सर। नहीं नहीं, कंपलसरी लाइसेंस के दौरान आपके पास क्या राइट है? मतलब मैं भी
शेयर कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। वो तो ठीक है सर, कंपलसरी लाइसेंस को अपोज कर सकते हैं आप? हाँ सर, कर सकता हूँ। तो क्यों? क्योंकि 87 बोलता है पेटेंटी कैन अपोज द कंपलसरी लाइसेंस बाय फाइलिंग फॉर्म फॉर्म 14 हो जाएगा सर। 14। अब वहां पर ना आपका जो वर्ड यूज हुआ पेटेंटी, उसमें सारिका मैम भी इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि वो ये आपके सर। क्या है? क्या है सर वो आपके? सर वो मतलब एक्सक्लूसिव लाइसेंस होल्डर है ना। हाँ, तो आपके एज अ पेटेंटी जितने भी एक्सक्लूसिव लाइसेंस होल्डर होंगे, उनके पास वही राइट्स होंगे जो पेटेंटी के पास होंगे फॉर सेक्शन 84 टू 94। जैसे कोई टर्मिनेशन फाइल करना, अपोजिशन फाइल करना, ये सब करने के लिए। समझ पा रहे गंगा सर? हाँ यस सर। हाँ, तो वहां पर इसका मतलब है पेटेंटी इंक्लूड्स एक्सक्लूसिव लाइसेंस। क्लियर सर गंगा सर? अभी हाँ यस सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। तो सर इसमें सर मतलब अगर एक्सक्लूसिव कंपलसरी लाइसेंस इशू होता है तो जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस होल्डर की टेरिटरी है, उसमें जो कंपनी कंपलसरी लाइसेंस होल्डर है वो जाके सेल मैन्युफैक्चर कर सकता है। हम्म। नहीं नहीं सर, अभी भी आप नहीं समझे। समझिए सर, वापिस समझते हैं। सर आप पेटेंटी हो, यस सर। आपके पेटेंट पर मैं कंपलसरी लाइसेंस मांग रहा हूं, तो आप क्या करोगे? सर वो मतलब मैं अपोज कर सकता हूँ। बस सिंपल, आप अपोज फाइल कर यस सर। सकते हो। क्यों कर हाँ यस सकते सर। हो? क्यों कर सकते हो? वो राइट दिया गया है कि कौन वो सा सेक्शन अपोज। देता है? 87 सर। क्यों देता है? वहां पर क्या लिखा है ऐसा? वो वहां मतलब पर मैं प्रूव करने के लिए, ताकि मैं अपोजिशन करके प्रूव कर सकूं कि मेरा पेटेंट वर्क कर रहा है। तो वहां पर लिखा क्या है कि पेटेंटी कैन फाइल अपोजिशन, ऐसा लिखा है वहां पे? हाँ यस सर। तो वो जो वर्ड है ना सर पेटेंटी, यस सर। उसमें आपके साथ सारिका मैम भी अपोजिशन फाइल कर सकती हैं, ओके सर, ओके सर। क्योंकि वो आपकी क्या है? वो मतलब एक्सक्लूसिव लाइसेंस होल्डर है। हाँ, यस तो सर। 84 से 94 में जहां जहां भी पेटेंटी वर्ड यूज हो रहा है ना सर, यस सर। वहां पर एक्सक्लूसिव लाइसेंसी भी कंसीडर होगा। ओके सर। अभी क्लियर हुआ सर? हाँ यस सर, क्लियर है। कीजिए सर, रिपीट कीजिए अब जो भी क्लियर हुआ। मतलब जो अगर कोई कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो हम उस पेटेंटी को अप्रोच कर सकता है, और कंपलसरी लाइसेंस होल्डर भी अप्रोच कर सकता है। तो ये सेक्शन हाँ, 84 टू 91 सब जगह अप्लाई होगा पेटेंटी की जगह पे। कौन सा लाइसेंस होल्डर अपोज कर सकता है सर? एक्सक्लूसिव लाइसेंस होगा। हाँ, मतलब जो जो एक्टिविटी पेटेंटी को दिखा बोली गई है कर सकता है, सेक्शन 84 से 94 के बीच में सिर्फ, यस सर। वहां पर पेटेंटी के साथ साथ वही सारे काम कौन कर सकता है? तो एक्सक्लूसिव लाइसेंस होल्डर। हाँ, अभी क्लियर सर? यस सर, अभी क्रिस्टल कंप्लीट क्लियर है सर। जी सर। चलिए ओके। करते हैं सर वाइंड अप, मिलेंगे संडे ओके को सर। सुबह 7 थैंक यू बजे। सर। ओके सर, बाय। बाय सर।